वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CHE 11L केमिस्ट्री लैब 4 है और इसका ये पार्ट 1 है जिसके अंदर आपको ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों के ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके सामने पॉइंट्स हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हो ताकि आप फर्दर उसकी स्टडी कर सको और वीडियो के साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट्स आपको हमने क्लियर किया है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें इस कोर्स के अंदर पूछी जाती हैं। मोलर मास पे आपको ध्यान देना है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे एनालिटिकल बैलेंस की अगर बात करें तो उसकी वेइंग की जो एक्यूरेसी लिमिट है वो 0.2 mg है। इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया। हीटिंग मेथड में आपको याद रखना होगा कि जो वाटर बाथ होता है उससे कितना हीट कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आप हीट कर सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस। फिर सैंड बाथ देते हैं या फिर ऑयल बाथ है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो ऑयल बाथ के लिए तो पैराफिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और ये 220 डिग्री तक आराम से आप इसको इतना हीट कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो 220 डिग्री सेल्सियस तक अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो। और ये भी आपके सामने पॉइंट्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कैलोरीमीटर किस तरीके से ऑपरेट होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं, उस पर बेसिस हमने यहाँ पर बात की। पॉइंट नंबर 31 और 32 बियर लैमेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने CHE 3L में भी इसकी स्टडी की है और CHE 1 में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है, वहाँ पर तो डिटेल में ही आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर कैलोरीमीटर का एक आपको सिस्टमेटिक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम को आपको याद करना होगा। और ये आपके पास कंडक्टिविटी, कमर्शियल कंडक्टोमीटर जो होता है वो व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे वर्क करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अब ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव में फैक्ट टू फैक्ट छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लो, हाउ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैन बी मिनिमाइज। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो इसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर आप सॉल्ट ब्रिज लगा देते हो तो जो लिक्विड जंक्शन है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो मिनिमाइज हो जाता है। फिर सॉल्ट ब्रिज जो है वो किस लिए यूज़ में लिया जाता है उसके लिए हमने यहाँ पर पॉइंट्स रख लिए हैं। और एक और चीज़ कि किस सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करते वक्त, तो इसमें यूज़ किया जाता है KCl या फिर KNO3 को। 10 सेंटीमीटर क्यूब आप ले सकते हो अगर नॉर्मली आप सॉल्ट ब्रिज बना रहे हो तो, और अगर के साथ इसको फिर मिक्स करके और बनाया जाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रोड्स के टाइप के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और pH मीटर को यूज़ करते वक्त क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, तो जब आप उसका यूज़ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले देखना चाहिए कि जो नोब है वो 0 पे सेट हो। और यहाँ पर आपके पास सरफेस टेंशन से रिलेटेड बात, ये हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इसको ध्यान से डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। यहाँ पर आपके पास ये डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर दो मॉलिक्यूल हैं। एक वो मॉलिक्यूल है जो पानी के नीचे है, कोई भी ये लिक्विड है जिसके नीचे में है, और एक मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल सरफेस को टच कर रहा है। आप देख रहे हो एट द सरफेस है और ये इन द इंटीरियर है। जो इंटीरियर में मॉलिक्यूल है उसको सभी तरफ से, ऑल डायरेक्शन से इक्वली फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है। वहीं पर जो एट द सरफेस है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है आपका, ये सिर्फ नीचे की तरफ से ही फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो नेट डाउनवर्ड पुल होगा और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये एक्सपीरियंस करेगा सरफेस टेंशन को। इसके बाद आपके लिए सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, सरफेस टेंशन की तरह ही होता है सरफेस फ्री एनर्जी, और ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। अब किस तरीके से इक्विवेलेंट होते हैं वो देख लीजिए, छोटी सी चीज़ है, समझना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा यूनिट दे रखा है आपको सरफेस फ्री एनर्जी का, और ये है जूल मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपने लिख दिया जूल मीटर इनवर्स का स्क्वायर है। और वहीं पर अगर आप सरफेस टेंशन की बात करते हो तो सरफेस टेंशन का आपको पता है ये है न्यूटन
पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर हो गया यहाँ पर। अब ये किस तरीके से एक दूसरे के इक्वल होते हैं यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1 नैनोमीटर, और ये कितना है, ये 1 जूल मीटर का स्क्वायर है, मीटर का इन्वर्स में होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो यहाँ पर जो ये 1 जूल मीटर इन्वर्स का स्क्वायर है ये इक्वल हो जाएगा 1 नैनोमीटर इन्वर्स की। और इसी तरीके से जो सरफेस फ्री एनर्जी है ये सरफेस टेंशन के इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर इंटरफेशियल टेंशन के बारे में आप देख रहे हो, और इन दोनों की एसआई यूनिट सरफेस टेंशन की और इंटरफेशियल टेंशन दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। यहाँ पर कैपिलरी एक्शन के बारे में है आपके लिए। कोहेंसिव फोर्स और एडहेंसिव फोर्स किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। सरफेस टेंशन पे इफेक्ट करता है सरफेसेंट और टेम्परेचर। सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के 4 मेथड्स हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ये आपने पीछे देखा। यहाँ पर विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी दोनों को ही हमने यहाँ पर बताया है। और आप देख सकते हो कि जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो रेसिप्रोकल होता है फ्लूइडिटी के, और फ्लूइडिटी हर एक लिक्विड की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है और इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, जिससे आप लिक्विड को हटा नहीं सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी को, जैसे कि शेप, साइज, केमिकल नेचर और टेम्परेचर। लैमिनर फ्लो है आपके सामने यहाँ पर। पॉइंट नंबर 79। पॉइंट नंबर 79 में एक ग्राफ है जिसे आपको समझना है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। विथ राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज। जिस तरीके से टेम्परेचर में राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, विस्कोसिटी लिक्विड की डाउन आने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। यहाँ पर एक और बात कही गई है कि ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर देर इज अबाउट 2% ऑफ डिक्रीज इन विस्कोसिटी। अगर 1 डिग्री आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो विस्कोसिटी में 2% जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एक ये फॉर्मूला देख लिया, ये होता है लॉग ईटा। जो विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे ईटा से हम डिनोट करते हैं। तो लॉग ईटा इज इक्वल्स टू A/T प्लस बी, जहाँ पर A और B जो हैं ये कॉन्स्टेंट हैं। तो आप देख लो कि लॉग ईटा इज इक्वल्स टू 1/T हो जाता है। अब इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा वो हम ग्राफ देख लेते हैं आपके पास। इसके बाद 81 पॉइंट पे बात करेंगे। ये रहा आपके सामने ग्राफ। जब भी आप प्लॉट करते हो लॉग ईटा बाय 1/T का ग्राफ, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वहीं पर आप टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हो। जैसा पीछे हमने आपको बताया कि 1 डिग्री टेम्परेचर अगर राइज करते हो तो 2% जो विस्कोसिटी है वो डाउन आ जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर, ये आपका टेम्परेचर है और आप इस टेम्परेचर को जिस तरीके से इंक्रीज करते जा रहे हो विस्कोसिटी डाउन होते जा रही है, और आपको एक यहाँ पर कर्व मिल रहा है। आपको दोनों ही ग्राफ्स याद रखने हैं क्योंकि ग्राफ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके बनने के चांसेस रहते हैं। तो अब आप यहाँ पर इन पॉइंट्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर 85 थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हमने एक ही साथ यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में 5 टाइप ऑफ सिस्टम आपको पढ़ना है यहाँ पर। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। होमोजीनियस के अंदर सिंगल फेस होता है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल रहती है पूरे सिस्टम में। हेट्रोजीनियस के अंदर दो या दो से ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं। ओपन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों ही अब सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता है, लेकिन एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ, सिस्टम के साथ जो है वो चेंज होती रहती है। वहीं पर अगर आइसोलेटेड की बात करें हम, आइसोलेटेड सिस्टम की, तो आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही तो एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है, दोनों ही परमिटेड नहीं है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हो, छोटा सा ये फिगर है कि ये आपका सिस्टम है जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो जिसको, और उसकी जो बाउंड्री होती है उसे हम बाउंड्री कहते हैं, और इसके आसपास की जितनी भी ये चीज़ें हैं इन्हें हम सराउंडिंग कहते हैं। इसके बाद एक्सटेंसिव वेरिएबल और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं। एक्सटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो अमाउंट पर डिपेंडेंट होते हैं, वहीं पर इंटेंसिव वेरिएबल्स वो होते हैं जो अमाउंट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या है। इसके बाद यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो 2 एजेंसीज के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, वो है हीट और वर्क। ये 2 एनर्जीज होती हैं।
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव कौन कौन सी वैल्यू होगी। अगर एक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पर भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, और इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो उसे हम नेगेटिव मानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। इसके बाद आपके सामने है टेम्परेचर और टाइम का जो कर्व होता है उसे हम कूलिंग कर्व कहते हैं। और ये पार्ट 1 है जहाँ पर आपने 100 पॉइंट देखा। नेक्स्ट जो आपका वीडियो आ रहा है वहाँ पर आप ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के CHE 11 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।